नमस्कार। हेलो। कोटा को तो आप सब जानते होंगे। कोटा का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये। तकरीबन 3 लाख स्टूडेंट्स वहाँ हर साल कोचिंग के लिए जाते हैं। करीब 2,500 से 3,000 लोग वहाँ से सिलेक्ट भी होते हैं। पर इन दिनों कुछ और खबरें भी कोटा के बारे में आ रही हैं। ये छोटी छोटी खबरें आपने पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी थी। पर शायद आपको इन खबरों से फर्क ना पड़े और शायद मुझे भी ना पड़े। क्यों पड़ेगा? जब तक कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों के परिवार में कोई नौजवान इस चीज का शिकार ना हो। तो क्या कोटा अब एक सुसाइड फैक्ट्री बनने वाला है? ओ माय गॉड, बहुत चिंता का विषय है। शायद हम लोगों को इसका फर्क ना पड़े। कोविड के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। जब तक कि हमारे इर्द गिर्द कोविड का कोई शिकार नहीं हुआ, तब तक हम नहीं जागे थे। अभी भी शायद वैसा ही होगा। पर क्यों हम उस दिन का इंतजार करें जब हमारे आसपास हमारे बच्चे, हमारे परिवार का कोई सदस्य, हमारे दोस्तों में कोई नौजवान इस आत्महत्या का शिकार हो। बहुत पेचीदा मसला है ये। बहुत बड़ा बिजनेस है ये। कोटा में लगभग 7,500 से 10,000 करोड़ का कारोबार मेरे हिसाब से इस कोचिंग फैक्ट्री का होता होगा। पर अब इसके ऊपर क्या कदम उठाए जाएं? मुझे बहुत हंसी आई जब मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ के कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने पंखों में स्प्रिंग्स लगाने शुरू करी। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने संडे को एग्जाम लेना बंद कर दिया। क्या ये सच में सही सॉल्यूशन है, या हम सही रूट कॉज तक, मूल तह तक नहीं पहुंचना चाहते हैं? शायद हम नहीं पहुंचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई इसमें हाथ डालना क्यों चाहेगा? सरकार, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, या आप, मैं, या पेरेंट्स? सभी का कहीं ना कहीं इस समस्या से अपने अपने तरीके से जुड़ाव रहा है। मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरे बेटे ने आईआईटी की कोचिंग रिसेंटली करी थी। कोटा में रह के नहीं, मेरे साथ मेरे घर में नागपुर में रह के। तो मैंने उसकी 2-2.5 साल की जर्नी को बहुत नज़दीकी से देखा था। पढ़ाई के अलावा मेरे हिसाब से ये जर्नी बहुत साइकोलॉजिकल और इमोशनल रही है। बहुत उतार चढ़ाव चलते हैं। उनके जो रेगुलर टेस्ट चलते हैं उसमें कभी अच्छे नंबर, कभी अच्छा रैंक, कभी बुरा नंबर, बुरे रैंक। ये इमोशनल साइकोलॉजिकल इशू है, मानसिक स्वास्थ्य का इशू है। इसके ऊपर में ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 3-4 पहलू हैं इस पूरी समस्या के। एक है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। यस, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनका तो ये व्यवसाय है, तो चाहेंगे जितने ज़्यादा बच्चे कोचिंग के लिए उतने उनके लिए बहुत अच्छा है। कुछ टॉप स्कोरर्स होते हैं जो उनको रिजल्ट ला के देते हैं, बाकी तो सारे लोग उनके लिए बैंकर या फंडर होते हैं। 100 में से 1 सीट, बाकी 99 तो उनके लिए बैंकर हैं। उनको पहले से मालूम होता है कि कौन बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है, कौन बच्चे हैं जो ये आईआईटी या नीट की कोचिंग को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आगे बढ़ सकते हैं। ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के नाम पे उनको ये जानकारी मिल जाती है। पूरा फोकस उन सो कॉल्ड स्टार बैचेस को दिया जाता है, बिकॉज वो उनके मार्केटिंग एम्बेसडर्स हैं। बाकी बच्चे तो बस कोचिंग कर रहे हैं, खुद का सेल्फ मोटिवेशन, इंटरेस्ट, कमिटमेंट रहा तो बच्चे कर लेंगे, नहीं तो सबको मिलेगी निराशा और डिसअपॉइंटमेंट्स। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट तो अपना काम कर रहे हैं, उनको तो अपना काम करना है। जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे उनको तो अपना व्यवसाय है। अब आती है बात सरकार की। सरकार ने तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपना लिया है। 11वीं 12वीं की 2 साल की पढ़ाई स्कूलों में बंद है। ये बहुत बड़ी वास्तविकता है, हम सब जानते हैं। बहुत से सरकारी गवर्नमेंट बोर्ड के ऑफिशियल्स के बच्चे भी इस सिस्टम से चल रहे होंगे। ये डी फैक्टो नियम बन चुके हैं। तो सरकार इसमें क्या करेगी मुझे नहीं पता। क्या सरकार ने कुछ करना चाहिए, यह भी मुझे नहीं पता।
पर कहीं ना कहीं बारी आती है बच्चों के ऊपर। बच्चों का अगर कमिटमेंट इंटरेस्ट है तो मुझे लगता है कि वो बच्चा सही में इस जर्नी, इस यज्ञ में, जिसको मैं यज्ञ बोलता हूँ, ये 2-2.5 साल की कोचिंग और तैयारी मेरे हिसाब से यज्ञ है। तो बच्चा अगर यज्ञ कर रहा है तो उसका उस यज्ञ के प्रति रुझान, उसका डीप रूटेड कमिटमेंट और इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ना कि पेरेंट्स की मनोकामना या किसी और की मनोकामना या किसी और की इच्छा के बलबूते पे बच्चा ये यज्ञ नहीं कर पाएगा। अब फाइनली आते हैं पेरेंट, जो मुझे लगता है कि एज ए पेरेंट हम और आप शायद इस समस्या के ऊपर कुछ काम कर सकते हैं। मेरा अनुभव रहा है कि एज ए पेरेंट हमको हमारे बच्चे के बारे में जानकारी है, उसके टैलेंट के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में, उसकी सिंसेरिटी के बारे में, वो किस तरीके से अभी तक की उसकी 10-11 साल की पढ़ाई स्कूल में कैसी रही है, हमको जानकारी है, हमको ज्ञात है। हमको इस बात को अपनाना होगा, हमको इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा कि हमारा बच्चा क्या इस यज्ञ के सच में लायक है। अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत से और रास्ते हमारे बच्चे के लिए खुल सकते हैं। हम कोई भेड़ चाल से अलग कुछ और सोचना होगा, कुछ और करियर्स की तरफ देखना होगा। आजकल करियर्स के मामले में बहुत बदलाव आ रहे हैं, बहुत इनोवेशंस पॉसिबल हैं, बहुत कुछ बच्चे अपना कुछ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में कर सकते हैं। देयर इज अनलिमिटेड का करियर ऑप्शंस। तो क्या हमने हमारे बच्चों को इस यज्ञ में बैठने देना है, आहुति उसको लगानी है, या हमको लगता है कि हम हमारे बेटे को इस कंपटीशन के नाम पे जो सोशल क्राइम है, जो सामाजिक अपराध है, उससे हम हमारे बच्चे को बचा सकते हैं क्या? 100 में से 1 बच्चे का सिलेक्शन और 99 को डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, ऐसी फीलिंग आनी कि मैं शायद अब यूजलेस हूँ, मैं शायद अब जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक अपराध है। इसको रोकना होगा। आपको और मुझे मिलके इसके ऊपर काम करना होगा कि क्या हमारे बच्चे इस कंपटीशन के नाम पे इस टफ प्रेशर कुकर में उनको हमने डालना है कि नहीं डालना है। सोच के देखिए। हमको और आपको मिलके इस कोटा को सुसाइड फैक्ट्री बनाने से रोकना है। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट और कोचिंग पैटर्न का जो पूरा सिस्टम है, उसको हमारे बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भारी ना पड़े, इसके लिए हमको कुछ न कुछ कदम उठाने होंगे। प्लीज़ अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए। उनका इमोशनल वेलबींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करियर तो 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3, कुछ न कुछ तो बच्चे हमारे कर ही लेंगे। हमको हमारे बच्चों के टैलेंट के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता है। मेरी आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अपने बच्चों को इस प्रेशर कुकर में मत डालिए। शायद वो कुछ बहुत अच्छा और भी कुछ कर सकते होंगे। चलिए, आप और हम मिलके इस सुसाइड फैक्ट्री को बनने से रोकने में अपना लाभ, अपना काम बढ़ाएंगे। हमको हमारा कदम आगे बढ़ाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हो।